रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अब साइन और कॉस को अच्छी तरह समझ लेने के बाद और इन फंक्शंस को का पूरी सर्जरी की है, ठीक है। yes. पूरी सर्जरी कर लेने के बाद अब रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर काफ़ी आसान है आपके लिए समझना, ठीक है। रेजोल्यूशन का मतलब होता है तोड़ना। हम वेक्टर को तोड़ते हैं और हम तोड़ते इनके ज़रिए, साइन कॉस एंड टेन के ज़रिए, ठीक है। okay. तो अब अगर आपने पूरा लॉजिकली समझ लिया है कि साइन थीटा क्यों परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस के बराबर है, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्यों है यहाँ पे, टेन परपेंडिकुलर और बेस क्यों है, ठीक है। अगर आपने अच्छी तरह समझ लिया तो हम आगे बढ़ते हैं। और अगर किसी को समझ में ना आया हो फिर भी, ठीक है, तो फिर वही रट्टा, सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर देन पेंट ब्लैक, ठीक है। तो फिर ये इस रट्टे को भी यूज़ करते हैं अक्सर लोग, ठीक है। yes. अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे पास ना रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में एक फोर्स है एफ, yes. एक फोर्स एफ गिवन है, एफ एक फोर्स है और वो एक एंगल थीटा बना रही है, ठीक yes, है। एंगल थीटा बना रही है किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ और वाई एक्सिस के साथ, okay. ठीक है। तो अगर हम एक ऊपर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करें नीचे, इस फोर्स के नीचे, yes. बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पिछले टॉपिक में किया था, yes. 100 सेंटीमीटर की स्टिक ली थी और ऊपर से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था, तो बेस हमारे सामने वाज़े हो गया था। बिल्कुल ऐसे ही अब हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो बेस हमारे सामने वाज़े हो जाएगा, ठीक है। तो अब इस बेस जितना हमारा ये जो फोर्स है ना, इसका एक कंपोनेंट एफ एक्स बन जाएगा और yes. इस हाइट जितना हमारा एक और कंपोनेंट बन जाएगा, इसको हम एफ वाई कहेंगे। yes, sir. अब इस फोर्स के दो कंपोनेंट हो गए, एक हो गया एफ एक्स और एक एफ वाई। एक कंपोनेंट बेस बना रहे हैं और एक कंपोनेंट हमारा परपेंडिकुलर बना रहे हैं, okay. और फोर्स खुद हाइपोटेनियस बना रही है, ठीक। अब आप देख सकते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई है। सारी इसकी लॉजिक वही है जो राइट एंगल ट्राइंगल की लॉजिक है, okay. और अब हमारा मकसद ये है कि हमें एफ एक्स फाइंड आउट करना है और एफ वाई फाइंड आउट करना है। रियाजी के लिहाज से कहें तो हमें बेस फाइंड आउट करना है और परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है, okay. सबसे पहले हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हमने लिया, yes. एक फोर्स एफ एक्ट कर रही थी और वो एक एंगल थीटा बना रही थी एक्स एक्सिस के साथ। हमने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, इसके दो कंपोनेंट हो गए एफ एक्स एंड एफ वाई। अब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। अब हमें एफ एक्स और एफ वाई फाइंड आउट करना है, ठीक है। हम जानते हैं कि ये एक ट्राइंगल बन चुकी है, ठीक है। इस ट्राइंगल में हम इसके नाम भी रख सकते हैं। फोर्स है एक ए बी, सी पॉइंट पे कट कर रही है, ठीक है। तो अब हम एफ एक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। इस एफ एक्स को कहते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट yes. और इस वाई को कहते हैं वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। yes. तो हम यहाँ पे सबसे पहले हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ एक्स को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। okay. तो हमें पता है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ट्राइंगल के लिहाज से बेस बना रहा है, yes. ठीक है, और बेस के लिए ट्राइंगल में होता है कॉस थीटा, ठीक है। yes. वी नो दैट, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और बेस इस केस में हमारे पास ए सी बेस है yes. और ए बी हाइपोटेनियस है, ठीक है, AC और AB, ठीक है। तो अब हमें पता है कि ए सी जो बेस है ना वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ठीक है, हमारा एफ एक्स, और जो ए बी है ना वो हमारी पूरी फोर्स है एफ, ठीक है। अब हम पुट कर देंगे सेंस करके। अब देयरफॉर इसलिए कॉस थीटा बराबर होगा एफ एक्स अपॉन एफ, ठीक है। yes. एफ एक्स बेस आ गया और एफ आपकी टोटल फोर्स आ गई, ठीक है, ठीक है। बेस अपॉन हाइपोटेनियस हो गया कॉस थीटा के बराबर, ठीक है। yes. अब आप इस एफ को इधर भेज दें तो ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा। एफ के ऊपर एरो होना चाहिए क्योंकि वेक्टर है, यहाँ सिर्फ एफ एक्स बचेगा। अब आप इक्वेशन को सीधा करके लिख दें, एफ एक्स बराबर होगा एफ कॉस थीटा, ठीक है। अब अगर आप सोचें कि आप 100 न्यूटन की फ़ोर्स लगा रहे हैं, 100 न्यूटन की फ़ोर्स है, ठीक है, और 0 डिग्री एंगल पे लगी। आपको पता है 0 डिग्री एंगल पे कॉस मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो 100 का 100 एफ एक्स होगा, yes. 100 का 100 एफ एक्स होगा। 30 डिग्री पे 86% एक्स होगा, ठीक है। 45 पे 70% एफ एक्स होगा, ठीक है।
60 पे आधा रह जाएगा आधा एफ रह एक्स, ठीक है, 50 न्यूटन हो जाएगा आपका एफ एक्स, ठीक है। और 60 के बाद 90 पे अगर हम देखें, 90 ये होता है, तो एफ एक्स कुछ भी नहीं बचेगा, ज़ीरो रहेगा, यस ठीक है। दिस इक्वेशन टेल्स अस, ये हमें ये बताती है कि एफ एक्स का जो कंपोनेंट है वो कॉस थीटा के हिसाब से बदलेगा, यस ठीक है। तो कॉस थीटा आपको पता है 0 पे मैक्सिमम और 90 पे 0 हो जाता है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट कंपोनेंट को फाइंड आउट करते हैं। अब हम वर्टिकल कंपोनेंट एफ वाई फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। ये फाइंड आउट कर लिया है, अब हम ये फाइंड आउट करेंगे। हमें ये पता है कि ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, यस ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। तो अब हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट एफ वाई को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब हमें पता है परपेंडिकुलर कंपोनेंट एफ वाई, तो इस ट्राइंगल का एक परपेंडिकुलर है। यस परपेंडिकुलर के लिए कौन सा फंक्शन होता है, थीटा की कौन सी आंख है जो परपेंडिकुलर को देखती है सामने, साइन थीटा, यस ठीक है, वी नो दैट। ये इतनी ज़्यादा तफसील में समझाने का यही फ़ायदा होता है यस कि आपने खुद बोला है साइन थीटा, यस ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। यस परपेंडिकुलर है हमारा बी सी अपॉन ये हाइपोटेनियस ए सी, ए बी, Yes. बी सी अपॉन ए बी, ठीक है। यस ये ए सी अपॉन ए बी था, ये बी सी अपॉन ए बी हो जाएगा, ठीक है, बी सी अपॉन ए बी, ठीक है। और हमें पता है कि बी सी परपेंडिकुलर है, यस यानी एफ का वाई कंपोनेंट है, और ए बी हमारा एफ है, ठीक है। यस 3 नुक्ते डाल के, अब देयरफॉर इसलिए साइन थीटा हो जाएगा एफ वाई अपॉन एफ, एफ ठीक है। अब आप एफ को इधर भेज दें, एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एफ वाई, ठीक है। इक्वेशन को सीधा करके लिख लें, एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा, ठीक है। तो ये हमारा वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड आउट हो जाएगा, इससे हमारा वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड आउट हो जाएगा। और ये इक्वेशन क्या स्टोरी बताती है, ठीक है, कि वाई कंपोनेंट यानी अगर हमारा एफ 100 न्यूटन है, यस ठीक है, और अगर ये 0 डिग्री पे हुआ तो परपेंडिकुलर कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि साइन 0 पे 0 होता है, यस सर ठीक है। आपको वर्टिकल कंपोनेंट कुछ भी नहीं मिलेगा, 0 न्यूटन। 30 पे 50% हो जाएगा, 45 पे 70% हो जाएगा, ठीक, और 60 पे 86% हो जाएगा, और 90 पे फुल 100%, ओके ठीक है। यस सर जहन में पिक्चर बनती है ना, यस ये मेहनत का फ़ायदा है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर है। अब हमारा वेक्टर रिजॉल्व हो गया है दो कंपोनेंट्स में, एफ एक्स एंड एफ वाई में, ठीक है। ओके हमें ये भी पता चल गया है कि एक्स कंपोनेंट कैसे बदलेगा, और हमें ये पहले से ही पता है कि एक्स इसका उल्टा बदलेगा, यस ठीक है। जब ये 0 है तो एफ एक्स मैक्सिमम होगा, जब ये 50% है तो एफ एक्स 86% होगा, यस जब ये 70% है वो भी 70% होगा, यस जब ये 86% है तो ये 50% हो जाएगा, और जब ये 100% है ये 0% हो जाएगा, ठीक है। तो ये दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग है। तो दोनों बड़े इंटरेस्टिंग अंदाज में बदलते हैं। हम यहाँ पे इसको इस तरह देख सकते हैं कि यहाँ पे आप देखें कि ये हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ एक्स है, ठीक है। ये थीटा के लिहाज से बदलेगा, खास एंगल्स की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। 0 ये 0 हो गया, ये 30 डिग्री, ये 45, ये 60 और ये 90। तो इन एंगल्स पे ना ये दोनों एंगल्स कैसे बदलेंगे, इस तरफ हमने ये एफ वाई के लिए लिखा हुआ है, ठीक है, इन्हीं खास एंगल्स पे। तो 0 डिग्री पे जो हमारा एफ वाई है वो 0 होगा, लेकिन एफ एक्स मैक्सिमम होगा, यस ठीक है। और 30 डिग्री पे क्या होगा, हमारा एफ वाई जो है वो 0.5 होगा, और एफ एक्स 0.866 होगा। यस और 45 डिग्री पे क्या होगा, 45 डिग्री पे हमारा एफ वाई 0.707 होगा, यानी 70%, और एफ एक्स भी इतना ही होगा, यस ठीक है। और 60 डिग्री पे क्या होगा, एफ वाई हमारा 0.866 यानी 86% हो जाएगा, और हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0.5 रह जाएगा, आधा। यस और 90 डिग्री पे क्या होगा, एफ वाई हमारा यानी 1 हो जाएगा मैक्सिमम, और एफ एक्स हमारा मिनिमम यानी 0 हो जाएगा। तो आप इन दोनों के इस चेंज को देख सकते हैं कि दोनों कैसे एक बढ़ता जाता है और दूसरा कम होता जाता है, यस ठीक है। एक पीछे हट रहा है, एक शिकस्त खा रहा है, और दूसरा जीत रहा है, ठीक है। जब ये हारता है ये जीतता है, जब ये जीतता है ये हारता है, यस दोनों कैसे एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं। तो
ऐसा ऐसा हम बना सकते हैं वैल्यूज़ अगर उल्टा रखें सीधा सीधा, ठीक है। लेकिन ये इस लाइन को आप देखें कैसे पीछे जा रही है और ऊपर जा रही है, यस सर, ठीक है। ये इसको शो करता है कि कैसे एक की कमी दूसरे को फ़ायदा दे रही है, यस ठीक है। और कैसे ये कम होता है तो ये बढ़ता है, ये बढ़ता है तो ये कम होता है, कैसे ये एक दूसरे के लिहाज से तब्दील होता है, यस सर, ठीक है, दोनों कंपोनेंट्स। इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अब हम नेक्स्ट में हमने अभी वेक्टर को टुकड़े करने सीख लिया है, ठीक है, यस कि वेक्टर के कैसे दो टुकड़े करते हैं, एफ एक्स एंड एफ वाई, और थीटा के लिहाज से कौन सा टुकड़ा किस साइज़ का होगा ये भी हमें समझ में आ जाता है, यस सर, ठीक है। कि इस एंगल पे क्या साइज़ के टुकड़े बनेंगे, इस एंगल पे क्या साइज़ होगा टुकड़ों का, एफ एक्स और एफ वाई का क्या क्या साइज़ होगा इन एंगल्स पे, ओके दिस मेक्स इट क्लियर। अब नेक्स्ट में इंशाल्लाह हम कॉम्पोजिशन ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे, ठीक है। ओके ज़रा इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, इसको हमें नहीं भूलना चाहिए। स्प्लिटिंग अप ऑफ ए फोर्स इनटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। सिर्फ फोर्स को तो नहीं, अब इन्होंने यहाँ फोर्स पता नहीं क्यों लिख दिया है। कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है, एनी वेक्टर क्वांटिटी, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को दो कंपोनेंट्स में तोड़ना, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स में थीटा के लिहाज से तोड़ना, इसको स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर कहते हैं, ओके। यस आपने सही कहा है, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस की हेडिंग है इसलिए यहाँ पे इन्होंने फोर्स मेंशन किया है, यस दैट्स नाइस। लेकिन यहाँ रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स ज़्यादा बेहतर होता है, यस सर, ठीक है, क्योंकि हम हर वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं ना, ठीक है। चलें ये भी सही है, हम ये नहीं कहते कि जिन्होंने बुक बनाई है आखिर उन्होंने भी सोच समझ के बनाई होगी, ठीक है। यस सर, लेकिन एक चीज़ है कि ये जो मेथड है ना, यस या ये जो सारी मेहनत होती है, ये जो कॉन्सेप्ट बताया जाता है, ये हर वेक्टर पे अप्लाई होता है, ठीक है ओके जी, हर वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर ही अप्लाई होता है। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि सिर्फ फोर्स रिजॉल्व होती है, हर वेक्टर क्वांटिटी रिजॉल्व हो जाती है, बिल्कुल इसी मेथड से रिजॉल्व होती है, ओके ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम इनको कंपोज करेंगे, अगला जो टॉपिक होगा वो कंपोजिशन ऑफ वेक्टर्स है, ओके सर, डिटरमिन द रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एग्जाम्पल 4.2, वेक्टर के टुकड़े करने हमने सीख लिए हैं, हमने वो फंक्शंस और फार्मूले बना लिए हैं जिनकी मदद से हम वेक्टर के टुकड़े कर सकते हैं, ओके। तो अब हम एग्जाम्पल 4.2 को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अ मैन इज़ पुलिंग ए ट्रॉली ऑन ए हॉरिजॉन्टल रोड with a force of 200 Newton, making an angle 30 degree with the road. Find the horizontal and vertical components of its force. एक आदमी ट्रॉली को सीधी सड़क पे खींच के ले जा रहा है, ठीक है, और वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, वो आदमी, ठीक है, 30 डिग्री का एंगल, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है ज़मीन के साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्रीज का एंगल बना रहा है, ठीक है, 30 डिग्रीज का, और फोर्स कितनी लगा रहा है वो 200 न्यूटन की, ठीक है। यस अब इसके जो फोर्स है ना, इसके दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे। अगर हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो एक इसका बनेगा एफ वाई एफ और एक इसका बनेगा ये एफ एक्स, यस ठीक है। हमें ये एफ वाई और एफ एक्स फाइंड आउट करना है 30 डिग्री के हिसाब से, और आप जानते हैं कि एफ एक्स और एफ वाई के लिए हमने पहले ही फार्मूले बना लिए थे। तो आपको याद दिलाते हैं कि पिछली क्लास में जब आपने वेक्टर को तोड़ा था, तो वेक्टर को जब आपने तोड़ा था तो आपने फार्मूले बनाए थे, ये है फार्मूला, ओके। आपने एफ एक्स फाइंड आउट किया था और एफ वाई फाइंड आउट किया था। एफ एक्स आपका बराबर आया था एफ कॉस थीटा के, क्योंकि कॉस थीटा आपको पता है, कॉस थीटा किसको देखता है, बेस को देखता है, और एफ वाई बराबर था किसके, एफ साइन थीटा के, क्योंकि एफ वाई परपेंडिकुलर है और परपेंडिकुलर को साइन थीटा देखता है, ठीक है। साइन थीटा की परपेंडिकुलर की आंख है, कॉस थीटा की बेस की आंख है, ठीक है। तो एफ वाई साइन थीटा की आंख से निकलेगा और एफ एक्स कॉस थीटा वाली आंख से मेजर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम इनको यूज़ करेंगे इंशाल्लाह और हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि इसमें कोई रट्टा नहीं है, सारा लॉजिकल काम है। फोर्स 200 न्यूटन, थीटा 30 डिग्री, एफ एक्स और एफ वाई मालूम करना है। हमें पता है एफ एक्स एफ कॉस थीटा के बराबर है, ठीक, और एफ अब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। एफ इज़ इक्वल टू, यहाँ फोर्स आप रखेंगे 200 न्यूटन, ठीक है, कॉस 30 डिग्री, ठीक है, थीटा की जगह आप उसकी वैल्यू पुट करेंगे 30, ठीक है। तो अब आपको अगर याद हो कॉस 30 डिग्री,
तो कल जब इतना लंबा लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा था या इतनी मेहनत की इस एक टॉपिक के ऊपर ना, तो मैं सोच रहा था कि क्यों इतना टाइम लगाया, ठीक है, शॉर्ट बता देते। तो आज उस मेहनत का फ़ायदा ये हुआ है कि आपने वो आंसर दिया है जो बच्चे नहीं देते, ठीक है। ये चीज़ें बच्चे कैलकुलेटर से फाइंड आउट करते हैं, लेकिन उनके माइंड में ये चीज़ें नहीं होती, ठीक है। बिल्कुल ठीक कहा है आपने कि जब साइन थीटा 0.5 होता है तो उस वक्त कॉस 0.866 पे पहुंचा हुआ होता है, ठीक है, और 45 पे दोनों बराबर हो जाते हैं, ठीक है। जब ये हाफ हो जाएगा ना, फिर ये 0.866 हो जाएगा। तो आपको सारी कहानी याद है माशाल्लाह, ठीक है, विदाउट रट्टा, ठीक है, रट्टा लगाए बिना। अब आप बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। 200 cos 30 हमें पता है 0.866 के बराबर है। अब हम कैलकुलेटर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 173.2 न्यूटन। ओके। अब नेक्स्ट है एफ वाई। हमने एफ वाई फाइंड आउट करना है, और एफ वाई आप जानते हैं कि परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर को थीटा की साइन वाली आंख देखती है, ठीक है। तो साइन की आंख से हम देखेंगे इसको एफ वाई। फोर्स 200 न्यूटन है, साइन 30 डिग्री। अब आप बताएं बगैर कैलकुलेटर के कि साइन 30 डिग्री कितना होगा? 0.5। शाबाश। एफ वाई। अब आप 0.5 देखें, आपको पता है 0.5 ना आधा होता है, 1.2 के बराबर होता है आधा। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये 100 हो जाएगा, ठीक है। तो ये एफ वाई 100 न्यूटन होगा। अब आप देखें फोर्स के दो कितने इंटरेस्टिंग टुकड़े हुए हैं ना। आप इन टुकड़ों को देख के अंदाज़ा हो जाएगा आपको कि वेक्टर कितना अजीब है और वेक्टर अलजेब्रा कितनी अजीब है। अब आप दुकान पे जाएं और 200 रुपये को दो जगह करें आप, ठीक है, तो कभी भी आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी। देखें एक तरफ आपको 100 न्यूटन मिल रहा है और एक तरफ 173। अजीब बात है कि नहीं, कि फोर्स दो जगह तकसीम हुई है, फोर्स के दो टुकड़े हो रहे हैं, दो हिस्से, ठीक है। ये 173.2 का है और ये 100 का है, ठीक है। ये तो बन रहा है, और ये टोटल ज़्यादा बन रहा है, 200 से ज़्यादा बन रहा है ना। ये क्या लॉजिक है? अब आप देखें यहाँ, आप खुद सोचें कि फ़िज़िक्स और ख़ास तौर पे फ़िज़िक्स में जो वेक्टर का ख़ानदान है वो कितना अजीब है और उसके कानून कितने अजीब हैं, है ना। कि 100 रुपये के हमने 200 रुपये को हमने दो जगह किया है, ठीक है, दो हिस्से हो गए ना उसके। 273 जी। एक हिस्सा बन रहा है 173.2 न्यूटन का, दूसरा बन रहा है 100 न्यूटन का। अब यहाँ पे आके आप खुद सोचें, क्या साइंस या इस कायनात को समझने के लिए क्या कॉमन सेंस काफ़ी है? नहीं। इसीलिए हम कहते हैं कॉमन सेंस फेल हो जाती है। कॉमन सेंस का ये कॉमन सेंस लेके कोई ना आए इधर अपनी, ठीक है। यहाँ कुछ और चाहिए, ठीक है। यहाँ दिमाग एडवांस होना चाहिए, ठीक है, और आपके दिमाग को एडवांस कर देती है, ठीक है। फिज़िक्स दिमाग को जवान करती है। कॉमन सेंस बच्चा दिमाग है, इसको हम कहते हैं बच्चा दिमाग, बच्चे की अकल है कॉमन सेंस, ठीक है। तो इल्म से ना इंसान का जो जहन है, ठीक है, उसको परवाज़ मिलती है। इल्म से इंसानी जहन जवान होता है। खाली उम्र बढ़ने से इंसान की जिस्म तो जवान हो जाता है लेकिन अकल जवान नहीं होती, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्सेस फ्रॉम परपेंडिकुलर कंपोनेंट। असल में कंपोजिशन ऑफ वो है, कंपोजिशन ऑफ वेक्टर्स है, दो वेक्टर्स को कंपोज करना, मिलाना, ठीक है। ये बिल्कुल उलट प्रोसेस है वो रेजोल्यूशन का। रेजोल्यूशन में हमने वेक्टर को तोड़ना सीखा है कि वेक्टर के टुकड़े कैसे किए जाते हैं, उसका एक्स कंपोनेंट कैसे निकाला जाता है, उसका वाई कंपोनेंट कैसे निकाला जाता है, एफ एक्स एफ वाई कैसे निकाले जाते हैं, ठीक है। और इसमें हमने पिछली जो असल में हमारी क्लास थी वो फिज़िक्स नहीं थी, वो मैथ्स थी। ये प्योर मैथमेटिक्स है, ठीक है। जो आपने ये जो सीखा साइन कॉस ट्राइंगल के बारे में, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, ये मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है, इसको हम कहते हैं ट्राइगोनोमेट्री। आपने शायद नाम सुना हो, ठीक है। ये रियाजी की एक बड़ी ख़ास ब्रांच है जिसमें हम ट्राइंगल्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो ये सारा ट्रिग्नोमेट्री थी, ठीक है। और इनका एक साइन कॉस का एक नाम भी है, इनको हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ भी कहते हैं, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशोज़। अंग्रेज़ ये एक लफ्ज़ इस्तेमाल करता है रेशो, यकीन करें। अंग्रेज़, कल मैं सोच रहा था कि हमने कितना वक्त लगाया इस कॉन्सेप्ट को समझने में, ठीक है।
बेस परपेंडिकुलर के इस कॉन्सेप्ट को समझने में। और अंग्रेज़ क्या करता है, अंग्रेज़ एक लफ्ज़ रेशो इस्तेमाल करता है और अंग्रेज़ के बच्चों को सब बात समझ में आ जाती है। रेशो कहते हैं दो चीज़ों को डिवाइड करने को, ठीक है, दो चीज़ों के दरमियान निस्बत को, ठीक है, कौन सी चीज़ कितने हिसाब से, जैसे ज़कात रेशो है, हम कहते हैं ना ज़कात 1/40 है, 40 सॉरी, तो ज़कात क्या है, रेशो है, ठीक है, तो ये रेशो है, माल का 40वां हिस्सा, ये भी रेशो है। साइन थीटा क्या है, रेशो है किसका, परपेंडिकुलर का हाइपोटेनियस के साथ। कॉस थीटा रेशो है बेस का हाइपोटेनियस के साथ, ये रेशोज़ हैं। और टेन थीटा क्या है, रेशो है परपेंडिकुलर का बेस के साथ। तो ये इनको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ भी कहते हैं इसलिए, ठीक है। अब हम जो काम करने जा रहे हैं ना वो बिल्कुल इसका उलट है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का बिल्कुल उलट काम करने जा रहे हैं, ठीक है। हमने कल ऐसी तलवार बनाई जिससे हम वेक्टर के दो टुकड़े कर सकते हैं। अब हम एक ऐसी चीज़ बनाएंगे जिससे हम उन टुकड़ों को जोड़ सकेंगे। आज हम वेल्डिंग करेंगे, ठीक है, आज हम वेल्डिंग मशीन बनाएंगे, ठीक है। तो उस वेल्डिंग मशीन को हम कहते हैं वेक्टर की कंपोज करने के लिए, वेक्टर कंपोजिशन ऑफ वेक्टर। और इस मशीन को ना, वेल्डिंग मशीन को बनाने के लिए आज भी हम रियाजी इस्तेमाल करेंगे, खालिस रियाजी, ठीक है, खालिस रियाजी हम इस्तेमाल करेंगे। इसमें एक सियाना शख्स रहता था और ये इतना पुराना है, आज से तकरीबन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से भी पहले, इस्लाम की आमद से भी पहले, नियरली 3000 ईयर्स अगो, ठीक है। उस वक्त यूनान के जो लोग थे, ग्रीक पीपल, जो यूनान के लोग थे, वो फ़लसफ़ा और रियाजी में उन्होंने बड़ी तरक्की की, ठीक है। फ़िलासफ़ी से फिर आज की साइंस निकली है, ठीक है। साइंस जो है ना फ़िलासफ़ी से निकली है, ठीक है। नेचुरल फ़िलासफ़ी कि कुदरत की चीज़ों के बारे में सोचना वो साइंस हो जाता है, ठीक है। साइंस भी फ़लसफ़ा ही है, ठीक है। लेकिन फ़लसफ़े में और साइंस में एक फ़र्क है, ठीक है, जिस वजह से साइंस दुनिया में फ़लसफ़े से भी ऊपर हो गई। अल्लाह ने साइंस को इतनी तरक्की दे दी, ठीक है। उस फ़लसफ़े में क्या कमी है जो साइंस में नहीं है? फ़लसफ़े के साथ एक प्रॉब्लम थी, फ़लसफ़े वाले ना ये एक्सपेरिमेंट नहीं करते थे, ठीक है, अपनी सोच को चेक नहीं करते थे, ठीक है। और साइंस क्यों तरक्की कर गई, क्यों आगे चली गई? क्योंकि साइंस वाले एक्सपेरिमेंट करते हैं। चाहे जितना बड़ा साइंसदान कह दे कोई बात, साइंसदान आगे छोटे से छोटा साइंसदान क्यों ना हो, उसकी बात नहीं मानेगा। बोलेगा हम करेंगे, करके देखेंगे, हम करके चेक करेंगे, बल्कि सिर्फ मैं नहीं करूँगा बल्कि और भी दुनिया के साइंसदान चेक करेंगे। अगर हम सब की लेबॉर्ट्री में वही हुआ जो तुम कह रहे हो, फिर हम तुम्हारी बात मानेंगे, ठीक है। ये चीज़ है, ये इस वजह से साइंस ऊपर हो गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उस यूनान के उस तरक्की के दौर में, इल्म और तहकीक के ज़माने में, एक शख्स था, उसका नाम था पाइथागोरस, ठीक है। पाइथागोरस, उर्दू वाले इसको फ़ीसागोरस भी बोलते हैं, उर्दू नाम नहीं ले पाते ना ये, फिर फ़ीसागोरस, अरब वालों ने इसका नाम फ़ीसागोरस रख दिया, ठीक है। हाँ, वो कहावत भी है, ठीक है, मसला फ़ीसागोरस, ठीक है। एक ये भी होता है ना, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम को मसला फ़ीसागोरस भी कहते हैं, ठीक है। अगर कोई, मैंने कुछ पुराने लोगों से ये भी सुना है यहाँ पे ना, ठीक है, कोई मसला उलझा हुआ हो ना, कोई लड़ाई हल ना हो रही हो, कहते हैं यार ये तो मसला फ़ीसागोरस बन गया है। तो यहाँ कई लोगों की ज़मीनों के मसले भी ऐसे होते हैं जो मसला फ़ीसागोरस बन जाते हैं, ठीक है, फिर लड़ाइयाँ होती हैं, हल नहीं होते वो मसले। आज आप देखेंगे मसला फ़ीसागोरस क्या है, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम, इसका रियल नेम है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। तो इतना अच्छा थ्योरम है ना ये, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ पाइथागोरस के दिमाग में आया था, मज़े की बात ये है कि ये और कौमों के दिमाग में भी आया था। इस पाइथागोरस से पहले फ़िरौन के लोग जो थे, फ़िरौन वाले जिन्होंने पिरामिड बनाए, ठीक है, पत्थर के बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स जो आज भी कायम हैं, ठीक है, और उस ज़माने का एक अजूबा है कि उन्होंने इतनी इंजीनियरिंग कैसे आ गई उन लोगों को कि इतने बड़े बड़े
ठीक है, पत्थर के वो ढांचे बनाने में कामयाब हो गए और वो परफेक्ट शेप में है। उनकी शेप को जब देखा जाए हर एंगल और जाविये से, इतने बड़े स्ट्रक्चर होने के बावजूद, ठीक है, उनकी शेप में कोई मामूली गलती नज़र नहीं आती। एक अंदाज़ा होता है ना, एक अंदाजे से बनी हुई चीज़ जो होती है उसमें और कैलकुलेटेड चीज़ में फ़र्क होता है। और ठीक है, अंदाजे की चीज़ जितनी अच्छी हो ना उसमें फ़र्क आ जाता है। ठीक है, कैलकुलेशन और मेजरमेंट, ठीक है, कि का पुख्ता होना इसमें साफ नज़र आता है इन पिरामिड्स को देखने में, कि वो लोग कैलकुलेशन में और मेजरमेंट में कितने अच्छे थे। तो पता चला कि जी उनको तो पाइथागोरस थ्योरम का पता था। ठीक है, ये पाइथागोरस थ्योरम क्या है, ठीक है, जो फिरौन वालों को भी पता चल गया था, पाइथागोरस को भी पता चल गया था। ठीक है, और इंडियंस भी कहते हैं कि उनके यहाँ इंडिया जो सब कॉन्टिनेंट था, पाकिस्तान इंडिया जो उस वक्त एक साथ था, इस सरज़मीन के जो लोग थे उन्होंने भी इसको डिस्कवर कर लिया था। ठीक है, वो ये क्या है कि उनके पास ना एक रस्सी होती थी। ठीक है, एक रस्सी होती थी, उसको ये लोग 12 गिरहें लगा देते थे। अब मैं यहाँ 12 बनाने नहीं बैठूँगा, मैं बस आपको वैसे कह देता हूँ। ठीक है, कि एक रस्सी है, उसमें 12 बराबर फासलों पे ना वो गिरहें लगा देते थे। ठीक है, फिर वो जब रस्सी को रखते थे ना इस तरह ट्रायंगल की शेप में, अभी ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, वो जब इस 12 गिरों वाली रस्सी को यूँ रखते थे ट्रायंगल की शेप में, तो इस तरफ 3 गिरहें आती थीं, 1 2 और 3। इस तरफ 4 गिरहें आती थीं, 1 2 3 और 4। और इस तरफ 5 गिरहें आती थीं, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, 3 4 और 5, ये हमेशा फिक्स होता था उनका। अब ये रस्सी वो इस्तेमाल करते थे परपेंडिकुलर फाइंड करने के लिए। अब इसलिए उनका परपेंडिकुलर एकदम सीधा होता था। ठीक है, अब आप सोचें कैसे, कितना अच्छा माइंड और कैसा माइंड चलाया उन लोगों ने ना। ठीक है, कि 12 गिरों वाली ये रस्सी यूज़ करते थे। अब ये आपको पता है कि ये पाइथागोरस थ्योरम है, आपको पता होना चाहिए, पता होगा भी। ठीक है, 3 4 और 5 का रिलेशन असल में क्या है। ठीक है, कि पाइथागोरस है। कैसे पाइथागोरस है, इस ये जो पाइथागोरस था ना, ठीक है, यूनान का जो रियासीदान था, इसने क्या डिस्कवर किया कि इन 3 4 और 5, हमें पता है कि ये 3 जो है ना, ये इस वक्त अगर मैं इस तरफ से थीटा मानूं तो ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, और ये बेस है और ये हाइपोटेनियस है। ठीक है, उसने डिस्कवर किया कि ये बराबर नहीं बैठते, 3 4 5 के बराबर नहीं बैठता, 3 और 4, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, 3 4 और 5 आपस में बराबर नहीं बैठते। मैं फिर गलत लिख रहा हूँ, 3 + 4 5 के बराबर नहीं आ रहा होता। ठीक है, नहीं आएगा, इक्वल नहीं है ना, 3 और 4 7 होते हैं, इक्वल नहीं। कैसे इक्वल होगा, पाइथागोरस ने ये सोचा बहुत ज़्यादा। तो क्या किया जाए 3 4 5 के साथ कि ये बराबर हो जाए। ठीक है, इनका आपस में क्या रिश्ता है, तो वो ये डिस्कवर करने में कामयाब हो गया कि अगर इसका स्क्वायर कर लें, इसका स्क्वायर कर लें और इसका स्क्वायर कर लें, बराबर हो जाता है। करके देख लें। ठीक है, 9 16, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25। 9 + 16 25 होते हैं, इक्वल हो गया ना। यस सर। ठीक, तो अब हम अंदर से मिटा के, ठीक है, ठीक है, अब हम जब ये स्क्वायर लगा के देखते हैं हर वैल्यू में ये बराबर आता है। यस सर। ठीक है, अदर वैल्यूज़ में भी ये बराबर आता है। इसलिए अब हम चाहें तो इसको एक फ्रेमवर्क बना सकते हैं। अब हम 3 4 5 की बात नहीं रही, हर वैल्यू में ये वैलिड है, हर वैल्यू पर ये बात सच आती है। ठीक है, अब इस फ्रेमवर्क का हम एक नाम रख लें, हम इन नंबरों में कोई भी नंबर रख सकते हैं। यहाँ कोई भी नंबर आ सकता है ए, यहाँ कोई भी नंबर आ सकता है बी, और यहाँ कोई भी नंबर आ सकता है सी। ठीक है, तो बशर्त ये है कि शर्त ये है कि वो तीनों जो है ना ट्रायंगल की साइड्स होने चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल की। यस सर। ये नहीं कोई भी नंबर। ठीक है, ए बी सी अगर राइट एंगल ट्रायंगल की साइडें हुए तो ये बिल्कुल पाइथागोरस थ्योरम सही रहेगा, आंसर एकदम करेक्ट आएगा और तराजू की तरह बराबर आएगा, इक्वल, लेफ्ट साइड राइट हैंड साइड इक्वल आएंगे। ठीक है, अब इसको ना फिर पाइथागोरस थ्योरम हम कहते हैं a² + b² = c², दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। यस सर। तो ये आप यूँ कह सकते हैं कि ये स्पेशल केस था जो फिरौन वालों ने डिस्कवर किया। ये क्या था, स्पेशल केस था, क्योंकि इन्होंने एक नंबर के लिए डिस्कवर किया ना। ठीक है, ये स्पेशल केस है। और ये क्या है इसका, ये जनरल केस है।
जनरल का मतलब होता है आम तौर पर, ठीक है। यस तो पाइथागोरस ने इसका एक जनरल केस डिस्कवर किया, ठीक है। वैसे बात यहाँ तक ख़त्म नहीं होती, Yes, रियाजी की एक अपनी दुनिया है, ठीक है। बाद के साइंसदानों में से एक निकला फर्मा, ठीक है, फ्रांस का था, यस ठीक है। फर्मेट लिखते हैं लेकिन उसको पढ़ते फर्मा है, ठीक है। फर्माज लास्ट थ्योरम। उसने एक सवाल दिया और वो कई सदियां लग गई उसको हल करने में, ठीक है, कई सदियां लगी। आप देखें, इसी का समझ लें, इसी ये बाप है तो वो बेटा है, ठीक है, इसी का, ठीक है। Yes. वो कैसे, ए की पावर 2, ए की, ये ए बी और सी है ना, उसने क्या किया, इनके ऊपर पावर n लगा दी। n का मतलब 1 2 3 कोई भी वैल्यू डालो, Yes. ठीक है, और इसको इक्वल करके दिखाओ, लेकिन पॉइंट में वैल्यू ना हो होल नंबर में, 0 1 2 3 4 होल नंबर में, ठीक है। Yes. n जो है ना वो होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, ठीक है, w, Yes. ठीक है। तो फिर इसको प्रूफ करके दिखाओ। तो ये प्रूफ करने में ना सदियां लग गई। इंग्लैंड में एक साइंसदान पैदा हुआ है, ठीक है, मैथमेटिशियन, एंड्रयू वाइल्स उसका नाम है। उसने इसको प्रूफ किया, बेचारे ने पूरी ज़िंदगी लगाई इसमें, लेकिन प्रूफ हो गया वो, Yes. ठीक है। अब आपको पाइथागोरस थ्योरम अगर समझ में आ गया तो अब आप ये इन कंपोनेंट्स को ईजीली जोड़ सकते हैं। अब हम इन कंपोनेंट्स को ज़रा जोड़ते हैं, ठीक है। तो अब हम कंपोजिशन ऑफ वेक्टर या डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, अब हम इसको सॉल्व करने के लिए ना हम नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं, ठीक है। और इस प्रॉब्लम को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। इसमें दो कंपोनेंट्स हैं, एक है एक्स कंपोनेंट फोर्स का, एफ एक्स कहेंगे उसको, एक है इसका वाई कंपोनेंट, इसको हम एफ वाई कहेंगे, ठीक है। और इनका ये रिजल्टेंट है, ठीक है, ये हमें एफ फाइंड आउट करना है, ठीक है। Yes. अब हम क्या करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हमें पता है ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, Yes. ये थीटा है, तो हमें पता है ये पाइथागोरस थ्योरम यूज़ होगा, क्यों, क्योंकि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। दैट इज पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। Yes. अब हमें पता है कि इस केस में ना हमारा इस केस में हम इसका एक नाम रख लेते हैं। देखें इसको हम अगेन ना, ये ए बी एंड सी, ठीक है। तो हमारा बेस हमारा ए बी हो गया, ठीक है। ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ए बी स्क्वायर BC. प्लस बी सी स्क्वायर AC. ए सी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। Yes. तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारा ए बी एफ एक्स है, बी सी FY. एफ वाई है और ए सी हमारा रिजल्टेंट एफ है। अब हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, ठीक है, इन वैल्यूज़ को। एफ एक्स का स्क्वायर, यहाँ 3 नुक्ते डालेंगे, Yes, प्लस please. एफ वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू एफ का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब हमें चाहिए एफ, हमें खाली एफ चाहिए, Yes. हम दोनों तरफ से रूट लगा देंगे, ठीक है। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो क्या आएगा, दोनों तरफ से रूट लगाने से एफ एक्स का स्क्वायर Yes. प्लस FY का. एफ वाई का स्क्वायर और यहाँ पे रूट आएगा एफ का स्क्वायर, ठीक है। Yes. स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो आपके पास आ जाएगा। अब आप सीधा करके इसको लिख दें, एफ बराबर आ जाएगा अंडर द रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस FY. एफ वाई स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ, ये हमारे पास फार्मूला आ गया, और ये एफ का मैग्नीट्यूड है, Yes. ठीक है। इसका मतलब मैं एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर लूँ और वाई कंपोनेंट का स्क्वायर लूँ, दोनों को जमा करके रूट ले लूँ, मेरे पास रिजल्टेंट आ जाएगा, Yes. ठीक है। वो दोनों टुकड़े जोड़ के वापस असली वेक्टर बन जाएगा, ठीक है। अब मैं 173 आपका आंसर था ना, हम हैरान हो रहे थे, 173.2 आ रहा था, उधर इधर से 100 आ रहा था, Yes. ठीक है। एक्स कंपोनेंट ये था 173.2 और ये 100 था। आप दोनों का स्क्वायर लें
उनको प्लस करें, रूट लें, आपको 200 मिलेगा। अजीब बात ये है, ठीक है। यस सर, जमा करने से 200 से ऊपर नहीं जाएगा, बल्कि 200 मिलेगा, क्योंकि इसमें तोड़ने का भी अपना रूल है वेक्टर में, यस सर, जोड़ने का भी अपना ही रूल है। अब Yes, उसी sir. रूल से जोड़ेंगे आपको वापस वही चीज़ मिलेगी, ठीक है। यस सर, अमेजिंग। अब आप देखें, अब यही फार्मूला आपका यहाँ बुक में मौजूद है और इसी तरह इन्होंने इसको डिस्कवर किया है कि फोर्स इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। ये वो तरीका है कि आप दो टुकड़ों से वापस असली वेक्टर हासिल कर सकते हैं, ओके, ठीक है। अब एक काम और भी है, आपको पता है वेक्टर, उस वक्त तक वेक्टर की बात पूरी नहीं होती जब तक हमें एंगल पता ना हो। यस वेक्टर तो डायरेक्शन मांगता है, ठीक है। अब नया वेक्टर हमने टुकड़े जोड़ तो लिए हैं, टुकड़े जोड़ लिए हैं, हमें पता चल गया कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, हमें डायरेक्शन भी तो टुकड़ों से निकालनी है ना, यस, ठीक है। तभी पता चलेगा कि पूरा वेक्टर है क्या। तो हम इन टुकड़ों से ना डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग, डायरेक्शन निकालना भी आसान है। चलें वो आपको दिखाते हैं ये डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब ये एफ वाई है और ये एफ एक्स है, यस, ठीक है। आपको पता है कि डायरेक्शन ये पड़ी हुई है हमारी, यस सर, ये इसका स्लोप है, और स्लोप कौन से इससे आता है, कौन से थीटा से आता है, कौन से 10 फंक्शन से आता है, 10। 10 माशाल्लाह, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आपका आंसर है। 10 थीटा से हमें डायरेक्शन मिलती है, ओके। तो 10 थीटा, आपको पता है 10 थीटा क्या है, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो, चेंज इन वाई चेंज इन एक्स, ठीक है, दैट इज 10 थीटा। 10 थीटा होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, ठीक है, ए अपॉन बी के बराबर होता है। अब हम इस 10 थीटा को यूज़ करेंगे फॉर डायरेक्शन पर्पस, ठीक है। तो अब हमें रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन को फाइंड आउट करना है, ठीक है। यस सर, अब हम डायरेक्शन के लिए सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो डायरेक्शन के लिए हम यूज़ करेंगे tan थीटा। वी नो दैट, हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है, tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। यस, तो अब हमें पता है कि परपेंडिकुलर जो है ना हमारा, परपेंडिकुलर था BC, ठीक है। परपेंडिकुलर हमारा BC है, बल्कि इसको ऐसे लिख देना चाहिए ना, ये नहीं बनाना चाहिए। दिस इम्प्लाइज दैट परपेंडिकुलर BC अपॉन AB, ठीक है। यस सर, तो अब हमें पता है कि BC जो है ना हमारा, वो असल में FY था और AB जो है वो FX था, ठीक है। यस, तो देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू FY अपॉन FX, ओके। ओके, तो अब हमें थीटा चाहिए, तो tan को हम उधर भेज देंगे, tan इक्वल के इस तरफ आके tan इन्वर्स हो जाएगा, tan इन्वर्स FY ओवर FX, ये डायरेक्शन है, यस, ठीक है। tan थीटा, बिल्कुल, हम इनको डिवाइड करेंगे, यस, जो आंसर आएगा हमेशा पॉइंट में आता है, ठीक है। मसलन हम मान लेते हैं कि हमने FX और FY दोनों सेम कंपोनेंट थे, दोनों इक्वल साइज़ के हो गए थे, ठीक है। यस, मान लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि एक फोर्स थी जो भी थी, ठीक है, उसका X कंपोनेंट 60 निकला है, Y कंपोनेंट भी 60 निकला है, यस, ठीक है। यहाँ पे भी 60 आएगा, यहाँ पे भी 60 आएगा, 60 डिवाइडेड बाय 60 1 आएगा, ठीक है। यस, तो tan थीटा, tan इन्वर्स 1 निकालेंगे ना, तो tan इन्वर्स 145 के बराबर होता है। तो ये हमें थीटा देगा 45 डिग्री, और ये बात सच है कि नहीं, है सर, 45 डिग्री पे FX और FY सेम होते हैं कि नहीं होते हैं। यस, इस तरह डायरेक्शन फाइंड आउट हो जाती है, ओके, ठीक है। और अगर FX और FY की वैल्यू 1 से कम हुई तो थीटा 45 से कम होगा। अगर FX FY की वैल्यू इनको डिवाइड करने से 1 से ऊपर हुई तो आपका थीटा 45 से ऊपर जा रहा होगा, यस, और अगर इन्फिनिटी हुई तो 90 होगा, और अगर 0 हुई तो 0 होगा, ठीक है। तो ये tan थीटा का हमें पता है कि tan थीटा का मूड इस तरह बदलता है, ठीक है। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब आप देख सकते हैं डायरेक्शन भी उन्होंने फाइंड आउट की है, ये है tan इनवर्स इज इक्वल टू FY ओवर FX, ठीक है। यस, tan थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स FY ओवर FX, ठीक है। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया।